नमस्कार। एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक के सफ़र में आपका पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। लगातार व्यूज़ में वृद्धि हो रही है, सब्सक्राइबर और जुड़ते जा रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं और आप लोगों के महत्वपूर्ण कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से आप मेरा सहयोग प्रदान करते रहें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूँगा। आइए हम लोग समझते हैं लेखांकन सिद्धांत में पार्ट 5 कुछ और परंपराओं के संबंध में हम कुछ सीखते हैं। लेखांकन की परंपरा में अब हम समझते हैं संगति या एकरूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इस परंपरा के अनुसार विभिन्न लेखा वर्षों में जो विभिन्न विधियां अपनाई जाती है और जो लेखांकन सिद्धांत अपनाए जाते हैं उसमें एक रूपता होनी चाहिए। अर्थात इस परंपरा के अनुसार विशेष उद्देश्य अर्थात किसी विशेष कार्य के लिए अपनाई गई विधि में लंबे समय तक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जो निष्कर्ष है उन निष्कर्षों में विश्वसनीयता नहीं रहती है। अर्थात लेखांकन जो है वह विभिन्न वर्षों में समान रूप से चलना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय सतत चलता है और व्यवसाय का जीवन काल दीर्घकाल होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपने किसी विशेष कार्य के लिए कोई विधि अपनाई है तो उसे बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि विभिन्न वर्षों की अगर हम तुलना करेंगे, उपलब्धियों की तुलना करेंगे तो उसमें जो है वो विभिन्नता आ जाएगी। तो देखिए इसके उदाहरण, मान लीजिए स्टॉक के मूल्यांकन की जो विधि है वह कई प्रकार की विधियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप इन विधियों में गंभीरता से नहीं लेवें, आपको केवल इतना समझना है कि स्टॉक के मूल्यांकन की कई विधियां हैं। अब उन विधियों में से अगर आपने एक विधि अपना ली है तो उसको लंबे समय तक परिवर्तित नहीं करें, अन्यथा स्टॉक के मूल्यांकन की तुलना अगर करने जाएंगे तो उसमें अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार से मूल्यह्रास की विधि, स्थायी संपत्तियों पर प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन लगाने की भी कई प्रकार की विधियां हैं। देखिए जैसे मान लीजिए स्थायी विधि, अब मान लीजिए कि मूल जो संपत्ति है उसका मूल्य 1 लाख रुपए है और स्थायी विधि के अनुसार इसका जीवन काल हमने मान लिया 10 वर्ष, तो प्रति वर्ष 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। इसी प्रकार से क्रमागत विधि, अब क्रमागत विधि में क्या होता है, घटते हुए बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगता है। मान लीजिए पहले वर्ष 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए की संपत्ति पे 10% मूल्यह्रास लगाया, तो पहले वर्ष तो लग गया 10,000, अगले साल क्या होगा, 1 लाख में से 10,000 रुपये हमने लेस कर दिए तो रह गया 90,000। 90,000 का 10% अर्थात 9,000। इस प्रकार से कम होते हुए घटते हुए दर से मूल्यह्रास लगता है। अब अगर मान लीजिए आपने एक विधि अपनाई स्थायी, तो उसे लंबे समय तक चलने दीजिए। कभी आप स्थायी विधि अपना रहे हैं, कभी आप क्रमागत अपना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसाय की लेखा पुस्तकें हैं जो विश्वसनीय नहीं रहेंगे और संपत्ति के मूल्य में भी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। तो इस विधि के अनुसार हमें ये बात समझनी है कि व्यवसाय में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विधियां होती है और किसी एक विधि को आपने अपनाया है तो लंबे समय तक परिवर्तित नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कानून के पालन की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। देखिए आज की तिथि में कानून के प्रत्येक नियम का पालन करना आवश्यक हो गया है। व्यवसाय भी इससे अलग नहीं है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि लेखा पुस्तकें और जो लेखांकन विवरण पत्र बनाए जाते हैं चाहे वर्ष के अंत में हो, तो इस प्रकार रखे जाने चाहिए कि विभिन्न
व्यावसायिक अधिनियम का पालन किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए इनकम टैक्स की गणना करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी सेंट्रल का हो गया सीजीएसटी, स्टेट का हो गया एसजीएसटी। तो हमें ध्यान रखना है कि लेखा पुस्तकें इस प्रकार से रखी जाए कि इनकी सूचनाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से देखिए कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ में भी कई प्रकार की नियम है, कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति भी कंपनी को करनी चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको साझेदारी अधिनियम जो है उसका पालन करना होगा। इसी प्रकार से अन्य कोई कानून मान लीजिए लागू है और लेखांकन सिद्धांतों में नहीं है, तब भी हमें कानून की पालना करते हुए लेखा पुस्तकें रखनी होगी। तो यह है कानून के पालन की परंपरा। इस प्रकार से हमने लेखांकन के सिद्धांतों में आधारभूत लेखांकन अवधारणाएं और लेखांकन की प्रथाएं या परंपराएं को समझा। यदि कोई आपको अवधारणा या परंपरा समझ में नहीं आई है तो कृपया करके उस वीडियो को पुनः रिवाइंड कीजिए और पुनः ध्यान से समझिए। आपको अच्छी प्रकार से लेखांकन के सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। लेखांकन के सिद्धांतों में लेखांकन अवधारणाएं और लेखांकन परंपराओं को विस्तार से समझने के पश्चात आइए हम लोग बहुत ही संक्षेप में समस्त बिंदुओं को फिर से समझते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं लेखांकन अवधारणाएं या संकल्पनाएं कौन कौन सी है। सर्वप्रथम पृथक अस्तित्व की अवधारणा, अर्थात लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय और व्यवसायी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। इसीलिए जब व्यवसायी व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो उसे दायित्व मान करके प्रविष्टि की जाती है और व्यवसायी व्यवसाय से निजी कार्यों के लिए राशि या सामग्री निकालता है तो उसे ड्राइंग्स मान करके प्रविष्टि की जाती है। दूसरा बिंदु हमने समझा मुद्रा मापन की अवधारणा। ऐसे व्यावसायिक व्यवहार या घटनाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है का ही लेखा किया जाता है, जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उसका लेखा नहीं किया जाता। तीसरा बिंदु है द्विपक्षीय अवधारणा, अर्थात प्रत्येक व्यवहार के दो या दो से अधिक पक्ष होते हैं जिनमें विधिवत लेखा किया जाता है। चौथा बिंदु है निरंतरता या चालू व्यवसाय की अवधारणा, अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि व्यवसाय दीर्घ काल तक कार्य करता रहेगा, चाहे उसके स्वामी या व्यवसायी बदलते रहें। इसीलिए स्थायी संपत्तियों का जो लेखा है वो लागत मूल्य पे किया जाता है और प्रतिवर्ष उस पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। पांचवी अवधारणा है लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? चल संपत्ति और अचल संपत्ति को हमेशा पुस्तकों में लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है, बाजार मूल्य से उसका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से छठी अवधारणा है वसूली या आगम अवधारणा, अर्थात आय या आगम को उस वर्ष से संबंधित किया जाता है जिस वर्ष में वस्तु और सेवा का हस्तांतरण मूल्य के बदले में कर दिया गया है। इसी प्रकार से आय व व्यय के मिलान की अवधारणा, अर्थात जिस वर्ष से संबंधित आय है उस आय से संबंधित जितने व्यय हैं वो उसी से संबंधित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लेखा अवधि अवधारणा। जैसा कि आपको बताया गया है लेखा अवधि या फाइनेंशियल ईयर 1 वर्ष का होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 31 मार्च पे समाप्त होता है। लास्ट है उपार्जन की अवधारणा, चाहे आय हो चाहे व्यय हो, जिस वर्ष अर्जित हो गए हैं, जिस वर्ष देय हो चुके हैं उस वर्ष के लाभ हानि खाते में दर्शाए जाते हैं, चाहे उसका भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं, चाहे हमने भुगतान किया है या नहीं। अब हम लेखांकन की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको फटाफट समझ लेते हैं। सर्वप्रथम पहली जो परंपरा थी वो है अनुदारवायिता या रूढ़िवायिता, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, अर्थात व्यवसाय को लाभों के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए बल्कि
संभावित हानियों के लिए तैयार रह करके आवश्यक प्रावधान बनाए जाने चाहिए, जैसे कि डूबत ऋण के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसी प्रकार से दूसरी है पूर्ण प्रकटीकरण। पूर्ण प्रकटीकरण का तात्पर्य है फुल डिस्क्लोजर। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में लेखांकन इस प्रकार से होना चाहिए, लेखा विवरण पत्र इस प्रकार से बनाने चाहिए कि महत्वपूर्ण सूचनाएं जो भी है वह लेखा विवरणों में दर्शाई जानी चाहिए, जैसे कि संदिग्ध दायित्व। संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे के नीचे नोट के रूप में दर्शाया जाना, यह पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के अनुसार ही होता है। तीसरा जो बिंदु है वह हमने समझा महत्वता, मैटेरियलिटी। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में जो लेखा विवरण रखे जाते हैं उन्हें तुलनात्मक महत्व के आधार पर रखना चाहिए, जैसे कि छोटे मोटे खर्चों के लिए सैंड्री एक्सपेंस अकाउंट बनाना, स्टेशनरी अकाउंट बना करके आलपीन, कागज आदि के खर्चे उसमें शामिल करना। इसी प्रकार से चौथी जो परंपरा हमने समझी वो है संगति या एक रूपता की परंपरा। इसका तात्पर्य यह है कि लेखांकन विधियों में विभिन्न कार्यों के लिए जो विधि अपनाई गई है लंबे समय तक परिवर्तित नहीं करनी है, जैसे कि संपत्तियों पर मूल्यह्रास की विधि। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन की विधि। जो लास्ट पॉइंट है वह था कानून के पालन की परंपरा। लेखा पुस्तकें, लेखा विवरण इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि कानून के पालन की भी जो है वो पूर्ति हो सके, जैसे कि आयकर की गणना हो सके, जीएसटी गणना हो सके, कंपनी अधिनियम के नियमों की पालना करना, पार्टनरशिप अधिनियम है तो उसकी पालना करना। इस प्रकार से कानून का पालन भी करना आवश्यक है। तो यह थी लेखांकन के सिद्धांत, कुछ अवधारणाएं, कुछ परंपराएं। शीघ्र ही आपके समक्ष नई सीरीज के साथ में मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।